भारत और अमेरिका अपनी दोस्ती की एक नई कहानी लिख रहे हैं, लिख चुके हैं और प्रधानमंत्री की ऑफिशियल विजिट या स्टेट गेस्ट के तौर पे जब वहाँ गए तो कई सारी डील्स हुई। लेकिन ये कहानी सिर्फ 2-3 सौदों से आगे की है, क्योंकि ये जो इस दोस्ती के डिप्लोमेसी के लिहाज से, स्ट्रेटजिक लिहाज से, अपने पड़ोसियों के लिहाज से और कई मायनों में ये दोस्ती काफ़ी बड़ी होती है। तो भारत और अमेरिका के संबंध क्या एक नए कलेवर, एक नए स्वरूप में हमारे सामने आ रहे हैं? कौन किसके लिए कितना उपयोगी साबित होगा? क्योंकि जब ग्लोबल लेवल पे हम देखते हैं तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उपयोगिता का सिद्धांत सबसे ज़्यादा मायने रखता है और उसी के हिसाब से दोस्तियाँ बनती बिगड़ती रहती। ना कोई परमानेंट फ्रेंड है, ना कोई परमानेंट एनिमी है। लेकिन ये जो दोस्ती है ये कुछ अलग है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि भारत हमेशा से नॉन अलाइंड रहा है, वो किसी खेमे का सदस्य नहीं रहा है। और इस परिस्थिति में पिछले 2-3 सालों में जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बना, उसके बावजूद अपनी इंडिपेंडेंस बनाए रखते हुए, किसी खेमे में न शामिल होते हुए, अमेरिका के साथ बड़े रक्षा सौदे करना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ले लेना और दुनिया को ये दिखाना कि हम किसी खेमे में न शामिल होते हुए भी एक अच्छे पार्टनर के तौर पे हो सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस दोस्ती के मायने क्या हैं, कैसे गोइंग फॉरवर्ड ये दोस्ती क्या रूप लेगी, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उस चर्चा को शुरू करें उससे पहले प्रधानमंत्री जी ने जो वहाँ बहुत सारी स्पीचेस दी, वो खुद कहते हमने खुद 6-7 स्पीच दी, मुझे याद नहीं है, उसमें से कुछ चीज़ें हमने चुन के निकाली है। एक बार उनको सुनते हैं। तो मोदी जी ने कहा कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है जो बन रहा है उसमें भारत और अमेरिका मिलकर आर्थिक और सामरिक क्षेत्र में एक नई कहानी लिख रहे हैं। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत और अमेरिका ट्रस्टेड पार्टनर्स की तरह रिलायबल, सिक्योर और रेजिलिएंट ग्लोबल सप्लाई चेन और वैल्यू चेन तैयार करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच करीबी रक्षा सहयोग हमारे आपसी विश्वास और साझा रणनीतिक प्राथमिकताओं का प्रतीक है। पुराने समय के बायर सेलर्स रिलेशनशिप पीछे छोड़कर आज हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन की तरफ बढ़ चुके हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिकी संसद के साझा सत्र को संबोधित करते हुए भारत और लोकतांत्रिक मूल्यों पर गहरे विचार रखे। वहां मौजूद सेनेटर्स और कांग्रेसमैन ने कई बार उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। अपनी वाक्पटुता से मोदी जी ने सबका मन मोह लिया। There are millions here who have roots in India. Some of them sit proudly in this chamber. And there is one behind me who had made history. I am told that the Samosa Caucus is now the flavor of the house. I hope it grows and brings the full diversity of Indian cuisine here. In the past few years, there have been many advances in AI, artificial intelligence. At the same time, there have been even more momentous development in another AI, America and India. और इसी एआई को चुन के हमने अपने शो का नाम भी रखा है एआई की दोस्ती, क्योंकि एआई आजकल बहुत ज़्यादा फैंसी वर्ड है। अमेरिका इंडिया या
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर लोग जानते हैं। लेकिन एक सवाल जो भारत में लोकतंत्र को लेकर के बहुत सारे सवाल उठते हैं, वो अमेरिका तक प्रधानमंत्री का पीछा करता रहा। यही सवाल साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार ने जब प्रधानमंत्री से पूछा तो बड़ी साफगोई से उन्होंने इसका जवाब भी दिया। Mr. Prime Minister, India has long prided itself as the world's largest democracy, but there are many human rights groups who say that your government has discriminated against religious minorities and sought to silence its critics. As you stand here in the east room of the White House, where so many world leaders have made commitments to protecting democracy, what steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है, जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है उनका इंट्रोडक्शन कराते हैं आपसे। हमारे साथ है जाने माने एनर्जी और स्ट्रेटजिक एक्सपर्ट और साथ ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता नरेंद्र तनेजा जी, जेएनयू में सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के चेयरपर्सन स्वर्ण सिंह जी, बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक शिवकांत शर्मा जी और सेंटर फॉर स्ट्रेटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ में यूएस इंडिया पॉलिसी स्टडीज़ के रिसर्च एसोसिएट कृति उपाध्याय। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ इस शो में जुड़ने के लिए। तनेजा जी, ये जो प्रधानमंत्री जी की यात्रा थी, मुझे ये बताइए कि ये एक स्टेट विजिट के अलावा बहुत बार प्रधानमंत्री जी गए, बहुत बार और भी पहले नेता गए हैं, ये कैसे अलग है और इसका टेक अवे क्या है? अच्छा, देखिए प्रश्न किया। प्रधानमंत्री भी वहाँ पहले जा चुके हैं और भारत के हमारे से पहले कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर भी जाते थे। एक लंबा इसका सिलसिला है। पंडित नेहरू भी गए थे, आपको याद होगा, बड़ा ऐतिहासिक विजिट माना गया था जब प्रेसिडेंट कैनेडी से वहां मिले थे। लेकिन अभी जो आज की दुनिया है, आज का जो जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से नजर से देखें, आर्थिक जो दुनिया में परिवर्तन हो रहे हैं उसके नजर से देखें, और जो एक यूनिपोलर वर्ल्ड था वो खत्म हो रहा है, मल्टीपोलर वर्ल्ड अभी बनना है। तो इस पूरी दुनिया में जो उथल पुथल हो रही है, आर्थिक उथल पुथल, राजनीतिक उथल पुथल, जियो पॉलिटिकल उथल पुथल, एक पावर का जो पूरा इक्वेशन था सारा चेंज हो रहा है, उसके अंतर्गत जो है भारत को जो एक अवसर मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि भारत अपनी पोजीशन जो है वो सही तरीके से कर सके और तेजी से जो है एक तो दुनिया की जो हाई टेबल है वहां पे अपनी मजबूती से अपनी पकड़ बनाए और साथ साथ उसके अंदर जो है भारत को एक मजबूत ताकत, एक वर्ल्ड पावर के रूप में स्थापित कर सके। अब जो प्रधानमंत्री का आप देख रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री का वहां स्वागत हो रहा है
या उनके संसद जो में उनको सुना जा रहा है, या जिस हिसाब वो पूरा भारत का हो रहा है। अमेरिका जो था वो एक ऐसा देश था जो आज की तारीख में भी अमेरिका ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। चीन उभर रहा है, लेकिन आज की तारीख में अमेरिका, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले 25 साल, कम से कम 25 साल आर्थिक रूप से या सामरिक रूप से अभी अमेरिका के कोई काट बनने वाला है। चीन उभर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चीन क्या अमेरिका बन जाएगा, या ये जो G2 की बात करते हैं, G2 बहुत बड़ी रियलिटी हो जाएगी, टक्कर देना, मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसा होने वाला है। और एक लोकतांत्रिक देश है, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा यह है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश, और जिस हिसाब से एशिया के अंदर परिवर्तन हो रहे हैं कि चीन की ये कोशिश के पूरे एशिया, इंडो पैसिफिक एशिया के अंदर चाइना जो है वो एक हेजीमोन बनना चाहता है, जिसे हिंदी में बोले दादा बनना चाहता है, और भारत को ये स्वीकार नहीं, जापान को स्वीकार नहीं, ऑस्ट्रेलिया को स्वीकार नहीं, वियतनाम को स्वीकार नहीं, एशिया के ज्यादातर देशों को स्वीकार नहीं, सिंगापुर को स्वीकार नहीं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है हमारे को आवश्यक है कि जो लोकतांत्रिक भी हो और साथ में बड़ी ताकत भी हो, और हमको साथ में निवेश भी चाहिए, हमको टेक्नोलॉजी भी चाहिए। तो जो हमारी यात्रा है और जो हमारी एम्बिशन है पूरे भारत की, उसमें अमेरिका जो ऑफर करता है वो फिट बहुत अच्छा है, परफेक्ट फिट है। अब इसको लेकर बहुत इमोशनल होकर हम देखें कि भाई जिस हिसाब से स्वागत है, उसको बहुत वो होने की जरूरत नहीं है। हर देश अपना राष्ट्रीय हित देखता है, अमेरिका जो भी कर रहा है वो राष्ट्रीय हित देख रहा है, हम जो कर रहे हैं हम अपना राष्ट्रीय हित देख रहे हैं। तो अमेरिका से जो संबंध है, पूरी दुनिया जो बदल रही है, उसमें भारत को, जो भारत बनना चाहता है एक बड़ी ताकत, और साथ में जो है काफी हद तक जो अर्थव्यवस्था को बड़ा करना, उसके लिए जो एक बड़ा अवसर है। और अमेरिका पहली बार, मेरी अपनी नजर में ये पहली बार हम देख रहे हैं कि अमेरिका जो है वो 2 कदम आगे बढ़ के आ रहा है, और बड़ी गर्म जोशी से जो भारत का वर्ल्ड व्यू है और अपना जो वर्ल्ड व्यू है उसके अंदर जहां तक वो समानता लाने की कोशिश कर रहा है। 100% तो कोई देश नहीं लाता, हम भी नहीं लाते हैं, लेकिन ये पहली बार इतिहास में हो रहा है। जिस हिसाब से उन्होंने जो है, चाहे वो जेट इंजन के लिए बात करी है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, और तमाम चीजें जो अभी उभर के धीरे धीरे आने वाले दिनों में देखेंगे, जो वहां बातचीत कंपनियां हमारी कर रही हैं। तो ये एक, मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड के हिसाब से अगर आप देखें, जिस हिसाब से जो पूरा दुनिया का चेस बोर्ड में परिवर्तन आ रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर जो नई दुनिया जैसे बन रही है, इवॉल्व हो रही है, उसके अंदर ये पार्टनरशिप एक बहुत अहम रोल प्ले कर रही है। और साथ में जो भारत का नजरिया कि हम अमेरिका से बड़ी अच्छी दोस्ती रखेंगे, गले में लेके चलेंगे, गले में लेंगे सब कुछ, लेकिन हमारा वर्ल्ड व्यू जो है वो अपना रहेगा। मतलब ये है कि हम रूस से अच्छे संबंध रखेंगे, हम चीन के साथ वर्किंग रिलेशनशिप को जहां तक होगा मेंटेन करेंगे, चीन से हमारी लड़ाई होगी, हम अपनी लड़ाई चीन से लड़ेंगे, लेकिन दूसरे की नहीं लड़ेंगे। और साथ साथ पूरे जो इंडो पैसिफिक है उसके अंदर जो नई अपॉर्चुनिटीज आएगी, मिलके जहां जहां संभव होगा वहां काम करेंगे। तो ये मुझे लगता है कि ये सारा उद्देश्य है। ये जो चीजें टेलीविजन पर विजुअल दिखते हैं तो अच्छे लगते हैं और अच्छी बात है, ये पूरे देश का सम्मान है, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो ये है कि जो भारत की एम्बिशन है कि 2030 तक क्या हासिल करना है, 2047 तक दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत बनना आर्थिक रूप से, और कुल मिला के देश के अंदर गरीबी को बिल्कुल खत्म कर देना है, और पूरा ग्लोबल साउथ जो है, विकासशील देश जो भारत के ऊपर जो टकटकी लगा के देखते हैं, उसके लिए अपने को और सक्षम बनाना है कि जिस पूरे ग्लोबल साउथ का हम रिप्रेजेंट कर सके। तो बहुत सारे मल्टीपल इसमें जो है गोल्स हैं, और हमको लगता है इस विजिट से वजह दुनिया को दिख रहा है कि उसमें जो है हम भी कर रहे हैं, कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा, वो अपने राष्ट्रीय हित देख रहे हैं, हम अपने देख रहे हैं, और उसमें जो है, लेकिन इस समय जो हमको लगता है कि ये पहली बार हम देख रहे हैं कि अमेरिका जो है वो 2 कदम और आगे चलने को उसके लिए तैयार है, जो हम चाहते हैं, जो हमारा वर्ल्ड व्यू। हाँ, नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। इसलिए मैं उस तरीके की बहुत फैंसी चीज़ें डिस्कस भी नहीं करना चाहता। मैं तो प्योर बिजनेस कोर इश्यूज पे बात करना चाहता हूँ कि इस रिश्ते का मतलब क्या है, ये नया रिश्ता लिखा जा रहा है या पुराने रिश्ते में नया जोश भरा जा रहा है, इसी को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। स्वर्ण सिंह जी, ये जो अभी तनेजा जी ने एक्सप्लेन किया, क्या इस रिश्ते की बुनियाद में दोनों देशों के लिए चाइना है? बिल्कुल चाइना है, पर केवल चाइना नहीं है, मैं कहूंगा। ओके। जरूर है ये बात कि दोनों का, अमेरिका का भी और भारत का भी जो है वो चीन से लगातार तनाव बना हुआ है। तो इसको मान सकते हैं कि कुछ हद तक वो एक कारक है, एक फैक्टर है इसमें। पर यहाँ ये भी कहना जरूरी होगा कि भारत की जो रणनीति है, जो सोच है चीन के प्रति, वो अमेरिका की रणनीति और सोच से अलग है थोड़ी सी, वो बिल्कुल एक जैसी नहीं है, और ये बात अमेरिका अच्छे से जानता भी है। और उसके अलावा मुझे लगता है कि चीन भी इस बात को लेकर लगातार चिंतित रहता है कि भारत यदि अमेरिका के पास नजदीकियां बढ़ाता है,
उसमें चाहे मंशा चीन के प्रति खड़े होने की मिलकर ना भी हो, पर चीन को कम से कम उसका प्रभाव नजर आता है। तो मुझे लगता है कि एक जो रियल टाइम जो कवरेज आप देखते हैं टेलीविजन में, उसका एक अलग प्रभाव भी है और उसका एक प्रबंधन भी है, जो परसेप्शन मैनेजमेंट है कि चीन को किस तरह से लगना चाहिए कि भारत की बदलती हुई छवि की मान्यता ये जो सभी देशों में मिल रही है, उसका एक अपना प्रभाव है। और अमेरिका के लिए भी देखें, जितनी भी बड़ी शक्तियां हैं, चीन तो उसको चुनौती लगता ही है, एडवर्सरी लगता है, पर दूसरी बड़ी शक्तियां रूस और चीन को छोड़कर ज्यादातर अमेरिका के या तो दोस्त हैं या पार्टनर हैं या अलायंस पार्टनर हैं। और इन सब में अब भारत एक महाशक्ति की तरह से उभर कर सामने आया है। और जाहिर है कि अमेरिका विश्व स्तर पर अपना नेतृत्व बनाए रखने के लिए और चीन से भी मुकाबला करने के लिए, क्योंकि चीन एक बड़ी चुनौती और बड़ी शक्ति की तरह से उभरा है, उस वजह से भी चीन को सामने रखते हुए अमेरिका भारत से जोड़ना चाहता है। और ये सामरिक दृष्टिकोण केवल एक उसमें हो सकता है कि वजह है कि भारत और अमेरिका पास आ रहे हैं। और कई वजह हैं, मुझे लगता है कि जैसे लोकतंत्र का जिक्र हुआ, उभरती हुई आर्थिक व्यवस्था जो है उसका जिक्र हुआ, दोनों नेताओं का जो तालमेल है उसका जिक्र हुआ, भारतीय मूल के वहां जो लोग हैं अमेरिका में, आपने देखा कि व्हाइट हाउस के आगे एकदम रॉक कॉन्सर्ट जैसा माहौल बना हुआ था, तो वो शायद जो पहले संभव नहीं था, अब ये सब चीजें बदल गई हैं और कुछ बहुत सी चीजें नहीं हैं जो एक नया एक तरह से प्रभाव या रंग उसमें लाती है कि भारत किस तरह से अमेरिका को एंगेज करता है और अमेरिका किस तरह से भारत को एंगेज करता है। पर यह बात इसमें कहना बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत अमेरिका की बात बिल्कुल मानकर या पिछलग्गू होकर उसको बैंडवैगनिंग जिसको कहते हैं वो करके दोस्ती नहीं बना रहा है। कई उदाहरण हैं, यूक्रेन का सबसे पहला उदाहरण है कि यूक्रेन में बहुत सी चीजों में अमेरिका खुश नहीं है, जिस तरह से भारत ने एक तरह से अपनी प्रोएक्टिव न्यूट्रलिटी बनाए रखी है यूक्रेन को लेकर। उसके चलते भी आप देखें, चाहे वो रशिया से तेल हम आयात कर रहे हैं, उसके चलते भी मोटे तौर पर अमेरिका को लगता है कि आज ये उसके राष्ट्र हित में है कि वो भारत को अपने साथ जितना जोड़ सकता है उतना जोड़े। और ठीक उसी तरह से भारत को भी लगता है कि इतना तेजी से जब आर्थिक विकास हो रहा है तो हमें तकनीक की आवश्यकता है, और तकनीक के साथ साथ हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिसिट है उसमें बहुत सा निवेश होने की जरूरत है। तो ये कंप्लीमेंटैरिटी जो है, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था की और पांचवी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था जो भारत है, और 5 या 8 साल में हो सकता है कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। तो मुझे लगता है जो कंप्लीमेंटैरिटी है उसी को ध्यान में रखते हुए दोनों नेता जो है वो आपस में एक तरह से जो व्यक्तिगत उनका परस्पर दोस्ती है उसका बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। स्वर्ण सिंह जी, अगर क्या ये एक एजम्पशन लिया जा सकता है कि भारत कैंप ज्वाइन कर रहा है? हालांकि आप ये कह रहे हैं कि बिना पिछलग्गू बने हुए, लेकिन अगर हम उसको स्ट्रेटेजिकली मान रहे हैं कि काउंटर है वो चाइना के अगेंस्ट में, तो क्या हम उस कैंप में ज्वाइन कर रहे हैं? ये एजम्पशन लिया जा सकता है क्या? इसका जवाब आप देखें, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री खुद कई बार दे चुके हैं कि भारत अपने आप में आज दुनिया का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, एक बहुत बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, तो हमें किसी भी खेमे में शामिल होने की शायद जरूरत नहीं है। और ऐतिहासिक तौर पर हमारी संस्कृति दृष्टिकोण में जो सोच हमारी है उसमें भी किसी एक खेमे में जुट जाना वो हमारी एक तरह से डीएनए में, हमारी सोच में शुरू से नहीं रहा। आज भारत शायद थोड़ा सा और सक्षम भी है कि इस बात को पुरजोर कह सके कि किसी भी खेमे में शामिल होने की जरूरत नहीं है, और सभी शक्तियों के साथ, सभी देशों के साथ जिस जिस क्षेत्र में जितनी हिस्सेदारी हो सकती है, यहां भारत के राष्ट्र हित को आगे बढ़ाया जा सकता है, वही इस वक्त हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि रूस और चीन को बिल्कुल छोड़ के भारत जुड़ रहा है अमेरिका के साथ। बहुत से मुद्दों में, बहुत से मंचों पर भारत रूस से भी जुड़ा हुआ है। रूस और चीन का क्वेश्चन मैं अलग से भी लूंगा, क्योंकि उनके भी तो अपने कुछ रिएक्शंस होंगे। लेकिन मैंने कृति का परिचय गलत दिया था। कृति का सही परिचय यह है कि इंडस टेक काउंसिल की फाउंडर है कृति उपाध्याय। कृति, आपका टेक अवे क्या है इस पीएम की विजिट से और भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप पर?
बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए, एंड थैंक्स फॉर कनेक्टिंग। मेरा जो इंट्रोडक्शन था, हम कुछ 3-4 साल पहले रिसर्च एसोसिएट हुआ करते थे CSIS। कमिंग टू द पॉइंट, मैं बहुत बारीकी से सबके कमेंट्स को सुन रही थी। सबसे पहले एक विषय जो तनेजा जी ने उठाया कि भारत को US की जरूरत है। मेरा ये मानना है कि अभी जो चेंज रिलेशनशिप में हो रहा है उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग ये है कि अब बस भारत को निवेश या तकनीक की जरूरत नहीं अमेरिका से, अमेरिका को भी भारत की जरूरत है। अगर हम मैं यहाँ वॉशिंगटन DC में पिछले 6-7 साल से काम कर रही हूँ, दोनों गवर्नमेंट के साथ डिफेंस सेक्टर में। इनफैक्ट अभी जो ISET और डिफेंस इनोवेशन ब्रिज है उसके तहत IndusX जो चालू है उसमें भी हम लोग की स्टेक होल्डर हैं। जितनी हमारी समझ है, यहाँ पे अमेरिका में जो सप्लाई चेन रेजिलियंसी हो, राइजिंग कॉस्ट हो, स्पेशली डिफेंस टेक्नोलॉजी सेक्टर में, या फिर स्टेम लेबर की जरूरत हो, AI जैसे AI की बात कर रहे थे, अमेरिका, इंडिया और AI की, उसमें आप जानते हैं भारत ने कैसे अपना परचम कायम किया हुआ है। तो अब ये जो रिलेशनशिप है, ये विजिट क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि ये एक इक्वल्स का रिलेशनशिप है। तो सबसे पहली वो पॉइंट। दूसरी की जो चाइना का मामला है, मेरे ख्याल से ये बहुत ही ग्रॉस ओवर सिंप्लीफिकेशन है कहना कि बस चाइना हमें साथ लेके आ रहा है, या फिर हम अमेरिका जो है इंडिया को इसलिए, भारत को इसलिए वो कर रहा है क्योंकि वो ये चाहता है कि वो रूस से हटे। मेरे ख्याल में ये रिलेशनशिप इस समय दो चीजें हैं इसमें, व्यावसायिक कन्वर्जेंस और साथ में कूटनीतिक कन्वर्जेंस। कूटनीतिक कन्वर्जेंस में कई चीजें हैं, लेकिन उसमें से चाइना एक अंग है। यदि आज अमेरिका को जो A2AD सिस्टम्स रात भर जगाते हैं, इंडिया उनके साथ रोज डील करता है। मैं हमेशा ये अमेरिका में पूछती हूँ कि कौन सा लास्ट टाइम था जब किसी ने PLA से कोई लड़ा था। इंडियन जवान हमेशा ये करते हैं। तो वो जो ज्योग्राफिकल रीच है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, वो सब भी काम में आता है। और जो व्यावसायिक तौर पे इस समय US इनोवेशन और US इकोनॉमी को जो स्ट्रेंथ चाहिए मोल्डन करने की, अपने टेक्नोलॉजिकल एज को कायम रखने के लिए, वो एमर्जिंग, ट्रस्टेड एमर्जिंग मार्केट्स इंडिया जैसी मार्केट से ही आ सकती हैं। तो मेरे ख्याल में ये स्टेट विजिट, ऑफिशियल स्टेट विजिट बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे जो रिलेशनशिप को एक अलग ही स्तर पे लेके जा रहा है। और जहाँ की बस एक लास्ट पॉइंट, क्योंकि हम लोग काफी लोकतंत्र की बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक लोकतांत्रिक देशों का ही है कि आज हम लोग गवर्नमेंट की एजेस के अंदर, हम जैसी ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट सेक्टर्स, स्टार्टअप्स जो हैं, इस रिलेशनशिप को आगे लेके जा रहे हैं। एक इनोवेशन का जो डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है, वो अभी हो रहा है इस रिलेशनशिप में। तो मैंने सोचा मैं कुछ इन सब पॉइंट्स को एड्रेस करूं जो बाकी पैनलिस्ट बोल रहे थे। नहीं, बहुत ही बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से 4-5 पॉइंट रखे। शिवकांत जी, जब हम ये कहते हैं कि जैसे अभी कृति ने कहा कि हम बहुत इंडिया इक्वल रिलेशनशिप, ये बात आप भी कहते हैं, तनेजा जी भी वही बात कर रहे हैं, स्वर्ण सिंह जी भी वही बात कर रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में एक इक्वल फुटिंग पर, इक्वल टेबल पर बातचीत हो रही है। हमारी, जैसे आपने कहा था कि कोई संधि के दोस्त नहीं है हम, और ना ही हम कोई कृपा के दोस्त हैं, हम बराबरी के दोस्त हैं। लेकिन मुझे थोड़ा रियलिटी चेक ये चाहिए आपसे कि अमेरिका की इकोनॉमी और भारत की इकोनॉमी में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। वहाँ की एक कंपनी हमारी टोटल GDP से बड़ी है। एट द पार्लेस चाइना भी हमसे बहुत बड़ा है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग। तो जो बात मैंने स्वर्ण सिंह सर से पूछी थी कि फिर ये खतरा हमारे पास बन जाएगा, अगर हम इतना क्लोज जा रहे हैं, इतना इक्वल बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये खतरा फिर बनेगा कि हम उनके कैंप के मानने जाने लगेंगे क्या? ये इंप्रेशन बन सकता है, लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री के दिमाग में भी ये बात है, इसलिए उन्होंने अपने भाषण में बार बार कहा कि देखिए, हमारी विरासत, हमारे मूल्य एक हैं, हमारे लक्ष्य एक हैं। भारत के करीब अमेरिका इसलिए आना चाहता है कि एक तो जो कृति ने बताया कि जो कन्वर्जेंस है वो प्रतिभा का है। भारत के अंदर, या भारत का जो काम करने का भारतीयों का तरीका है, वो अगर हम बाकी नैतिक मूल्य और ये सब छोड़ दें, लोकतंत्र वगैरह छोड़ दें, तो अमेरिका और भारत दोनों के लोगों का नजरिया और काम करने का तरीका एक है। इसको और व्यापक उस पर ले जाएं आप, तो पिछली जो सदी थी वो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से देखें तो वो यूरोप की सदी थी।
पूरी दुनिया में आर्थिक शक्ति का केंद्र और राजनीतिक शक्ति का केंद्र और राजनीतिक टकराव का केंद्र यूरोप रहा। तो अमेरिका की पूरी शक्ति, यूरोप की पूरी शक्ति, बाकी दुनिया की पूरी जो नजरें थी वो यूरोप पे रहती थी। इसलिए रूस आधा यूरोप और आधा, बल्कि आधे से ज्यादा क्या, 3/4 4/4 एशिया में होने के बावजूद रूस अपने आप को जो है वो यूरोप की पावर मानता रहा। अब स्थिति एकदम पलट गई है। ये एशिया की सदी है। तो इस वक्त जो आपको चौपड़ बिछी दिखाई दे रही है वो एशिया में है, और आर्थिक शक्ति का केंद्र भी एशिया रहेगा, सामरिक शक्ति का केंद्र भी एशिया रहेगा, और कौन कहां जाता है, बाकी दुनिया का भविष्य क्या होता है, ये एशिया तय करेगा। तो इस वजह से मुझे लगता है, अगर भविष्य की बात करें तो ये विजिट एक तरह से भविष्य का रास्ता तय करने के लिए है। भारत के लिए तो है ही है, अमेरिका के लिए भी है। और ये बात अपनी पूरा जो उनका भाषण था कांग्रेस का, उसमें जगह जगह गुथी हुई है कि अगर हम सही हैं तो आप सही हैं, अगर हमारा विकास हो रहा है तो आपकी फैक्ट्रियों का विकास हो रहा है, अगर आपकी फैक्ट्रियों का विकास हो रहा है तो हमारे यहाँ भी रोजगार बन रहे हैं, हमारे यहाँ भी तकनीकी विकास हो रहा है। अब ये बातें सब कहने में बहुत अच्छी हैं, जैसा कि आपने कहा, दोनों के बीच बड़ा भारी अंतर है। और जो मुझे सबसे बड़ा जो अंतर दिखाई देता है, अमेरिका में आप सर्वे करा लें, अभी एक में सर्वे देख रहा था, 70-75% लोग भारत के प्रति बहुत ही सकारात्मक इस वक्त नजरिया रखते हैं। हालांकि बाकी तमाम मुद्दे हैं जो खबरों में छाए रहते हैं, लेकिन 70-75% भारत की सकारात्मक छवि है। चीन की जो छवि है वो मुझे लगता है 30% के आसपास है। लेकिन अगर आप अमेरिका में, ये भारत में सर्वे कराएंगे, तो अगर मतलब भारत में, मैं विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि अमेरिका के प्रति जो आम भारतीय है उसकी छवि क्या है। तो ये जो भी समझौते और जो भी मतलब रिश्ता आगे लेकर चलना चाहती है भारत की सरकार, वह रिश्ता भारतीय जनता को बेचना होगा। उसके बड़े ऐतिहासिक कारण हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कारण है। जब तक आम जनता, आम आदमी जब तक अमेरिका के प्रति सकारात्मक रवैया लेकर नहीं चलता, उद्योग के प्रति सकारात्मक रवैया नहीं लेकर चलता, जिस तरह की एंटरप्रेन्योरशिप, जिस तरह के स्टार्टअप कल्चर जो है वो आगे बढ़ रही है, उसके प्रति सकारात्मक रवैया लेकर नहीं चलता, तब तक ये रिश्ता बहुत आगे नहीं जा सकता। अच्छा, एक सवाल मुझे कृति से चाहिए। कृति, आपने जो बात कही ना, मैं उसको, हम लोग जो कि बिजनेस लिंगों में समझते हैं ज़्यादा, उसको और इजी बनाते हैं। बहुत हाई वोल्टेज स्पीच और बहुत इस तरीके की बातें जो जोश भर दें, उसको हम लोग डिजिटाइज कर देते हैं। चलिए, कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, और उस बाजार में टोटल एड्रेसेबल मार्केट, जिसको टाइम करके अमेरिका में लोग ज़्यादा समझते होंगे, भारत में भी समझने लगे, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे स्टार्टअप आए और लिस्ट हुए हैं। टोटल एड्रेसेबल मार्केट हमारा बहुत बड़ा है, ये इग्नोर नहीं कर सकता कोई भी दुनिया का देश। और शायद ये मजबूरी है अमेरिका की कि वो हमारे साथ जुड़ना चाहता है, और दूसरे देश न चाहते हुए भी, पसंद आए नहीं पसंद आए, वो हमसे पंगा नहीं ले सकते। रिश्ते की बुनियाद क्या ये है? फिर से एक बहुत ही ग्रॉस ओवर सिंप्लीफिकेशन हो गया है। मेरे ख्याल में मार्केट एक चीज है, राइट? मार्केट तो, जब मेरा ये मानना है कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं डिफेंस सेक्टर में काम कर रही हूँ। डिफेंस का मुझे काफी, जो मुझे पता है डे टू डे में, उसका एग्जांपल देती हूँ आपको। आज डिफेंस में किसी भी प्लेटफॉर्म को बनाने में यूएस में इन्फ्लेशन एडजस्ट करके इट्स मच मोर कॉस्टली वही चीज बनाना जो आप 10 साल पहले बना रहे थे। क्यों? क्योंकि आपके पूरा सेक्टर इतना बढ़ गया है, साइलोज हो गए हैं उसके अंदर। आपकी जो प्राइम्स हैं वो अब इनोवेशन नहीं कर सकते, खुद बोलते हैं, तभी वो एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स चलाते हैं, स्टार्टअप्स को लेते हैं। इंडिया में कितने सारे एक्सेलरेटर और वेंडर प्रोग्राम्स चला रहे हैं ये लोग। तो उन्हें कॉस्ट एफिशिएंसी, सप्लाई चेन रिजिलियंसी के लिए इंडिया चाहिए। पहले आप यूएस का थोड़ा दृष्टिकोण समझिए। यूएस पहले चाइना के लिए बहुत खुल गया, इतना खुल गया कि बस F-35 का जो मेटल चीन्स है वो नहीं, रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम CJ-130 जो हमारे पास भी है, उन सब में क्रिटिकल सप्लाई चेन्स में चाइना घुस चुका है। अमेरिका जो है इससे भी आ रहा है कि जो भी हम करें वो रेसिप्रोकल होना चाहिए, दो तरफा होना चाहिए, कि हम लोग इंडिया के लिए कुछ ज्यादा ही जल्दी ना खुल जाएं। लेकिन बिल्कुल बस मार्केट नहीं,
चीजों को डेवलप करने के लिए भी इमर्जिंग मार्केट्स, भारत जैसी ट्रस्टेड इमर्जिंग मार्केट्स की अमेरिका को जरूरत है। मार्केट की भी जरूरत है, लेकिन अभी अगर हम डिफेंस में देखें, इंडिया की मार्केट उतनी बड़ी नहीं है। गवर्नमेंट ही सिर्फ एक बायर है। हम लोग क्या कुछ 2% अपना जीडीपी स्पेंड करते हैं डिफेंस में, तो वो उतना बड़ा आर्ग्यूमेंट नहीं है आर्ग्यूमेंट उतना बड़ा नहीं, लेकिन उससे बड़ा आर्ग्यूमेंट है कि यदि आपको अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसी मार्केट्स को क्रैक करना है तो आपको भारत की जरूरत चाहिए, क्योंकि वो भारत ही आपके प्राइस पॉइंट्स नीचे लेके आएगा। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि जो शर्मा जी ने जो भी बात की, मैं उससे पूर्ण रूप से सहमत हूं। मुझे एक और चीज ऐड करनी है, पूरी दुनिया हमारे लिए रैली कर रही है। एक सशक्त भारत पूरी दुनिया के लिए एक बुलवर्क हो सकता है। अमेरिका एक सशक्त भारत चाहता है, हर कोई एक सशक्त भारत चाहता है, और इसलिए जब लोग हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं, हमें उसे एक सकारात्मक रूप से देखना चाहिए कि लोग जो हैं हमें इस विश्व गुरु के उस मेरिट पे होल्ड कर रहे हैं। दे एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम अस, दैट्स व्हाई दे क्रिटिसाइज अस। इस दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज्ड देश अमेरिका है, तो मेरे ख्याल में हमें उसे भी एक सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। मुझे लगता है कि कृति ने मेरी बात को लिटरली ले लिया। When I'm saying market, that means everything under the umbrella। आप हमको यूज करें मार्केट के तौर पे, मतलब यहाँ माल बेचने के लिए, यहाँ माल बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, दूसरे देशों को उसमें इम्प्लाइड करने के लिए, ये सारा कुछ अंडर द वन अम्ब्रेला। इसलिए मैंने कहा था एक वर्ड है टोटल एड्रेसेबल मार्केट, वो इंडिया प्रोवाइड करता है। लेकिन तनुजा जी, इस यात्रा से, इस दोस्ती से, इस मुलाकात से इंडो चाइना और इंडो रशियन रिलेशनशिप में क्या असर पड़ेगा? देखिए, पहले तो यह है कि ये जो हमारी यात्रा है, ये भारत और अमेरिका के बीच में हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने किस तरीके से जो कनेक्ट एस्टेब्लिश किया है, चाहे वो वहाँ की संसद के अंदर हो या जो हमारे वहाँ भारतीय रहते हैं, जो बहुत बड़ा एक फैक्टर है हमारे और अमेरिका के रिलेशन के बीच में, उनसे जो है जो कनेक्ट है उसको और थोड़ा डीपन करने के लिए। तो आप ये देख रहे हैं, एक तरफ तो ये है, लेकिन साथ साथ ये बिल्कुल मैसेज जो है ये स्पष्ट है कि जहां तक रूस से भारत के संबंध है, वो खाली ऊर्जा को लेकर के नहीं है या खाली डिफेंस को लेकर के नहीं है। हम ये जानते हैं कि अगर जो है रूस अपने में सशक्त नहीं रहता, मजबूत नहीं रहता, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, और इस हद तक कमजोर हो जाता है कि वो चीन की गोदी में चला जाता है, उसके एम्ब्रेस में पूरी तरह चला जाता है और काफी हद तक उस पर निर्भर करने लगता है। तो ये भारत के लिए एक अच्छी खबर नहीं होगी। इसका मतलब जो चाइना जो है ये ग्रेटर चाइना हो जाएगा, और यूरोप के लिए भी अच्छी खबर नहीं होगी। अभी वो घबराते हैं कि रूस हमारे बॉर्डर पे है, फिर तो चीन और रूस दोनों उनके बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे, चाहे वो फिनलैंड हो, चाहे वो अन्य देश हो यूरोप के। तो ये बात जो है कहीं ना कहीं भारत समझाने की कोशिश करता है कि हमारे जो रूस से संबंध है हमारे हित में है, उसका एक बहुत लंबा इतिहास है। हमने ये देखा है कि जहां जहां कई जगह हम उनकी जरूरत पड़ती है तो वो हमेशा हमारे साथ आके खड़े हुए हैं। लेकिन इसके साथ में जो है ये भी आवश्यक है कि जो चीन है, चीन के साथ जो भारत की रिलेशनशिप है, वर्किंग रिलेशनशिप तो ठीक चल रही है, बिजनेस भी बढ़ रहा है, बातचीत भी हो रही है, और जहां आवश्यकता होता है तो हम लोग कोलैबोरेट भी करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जब तेल की कीमतें बहुत ऊपर जाने लगी थी तो ये तय करा गया कि भाई जो हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं उनको एक साथ जो है थोड़ा उससे तेल को लेके बाजार में बेचते हैं जिससे कीमत कम हो जाए। तो उसमें भारत, चीन और अमेरिका तीनों ने मिलकर काम किया, एक ऐसी टेम्पलेट तैयार करी जिसको लेकर के ओपेक वाले डर गए कि भाई ये क्या हो रहा है, भारत चीन अमेरिका अगर मिल गए तो ये तो सारा इकोनॉमिक ऑर्डर ही चेंज हो जाएगा। तो ये एक टेम्पलेट थी, तो साथ में ये भी करा। तो मुझे लगता है कि जो अमेरिका से संबंध है उसमें बहुत ज्यादा मैं भावुक होने में ज्यादा विश्वास नहीं रखता हूं। हमें नहीं भूलना चाहिए, अभी कल ही की तो बात है कि नेटो पूरी फुट, अमेरिका नहीं पूरी नेटो अफगानिस्तान को 20 साल की दोस्ती के बाद किस हालत में छोड़ के चले गए थे। तो हम यही तो मेरा सवाल है, मैं इसलिए तो बहुत रियलिस्टिक एनालिसिस करा रहा हूं आप लोगों से। अच्छा, तो एक सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप कंटिन्यू करिएगा। हमारा रशिया के साथ जो ऑयल का डील चल रही है जिसमें हमको अच्छा खासा फायदा हो रहा है, उसमें हमारा बहुत सारा पेमेंट फंसा हुआ है इस चक्कर में कि हम पेमेंट कर नहीं पा रहे हैं। क्या उस पर कोई बातचीत हुई क्या? नहीं, देखिए वो एक ऐसी चीज है जिसका समाधान जो है वो भारत और रूस ने मिलकर देखना है। रूस का जो हमारा रूस का पैसा भारत में फंसा हुआ है, वो पैसा रूस को कैसे भेजा जाए, जो क्योंकि उनके खिलाफ सैंक्शंस लगी है, जो कन्वेंशनल बैंकिंग जो चैनल्स हैं उनमें उनके थ्रू पैसा भेजने में दिक्कत आ रही है। हमें पैसा भेजने में कोई दिक्कत नहीं है, वो रूस का पैसा यहाँ रूस का ही पड़ा हुआ है।
अब उसमें यह उसको लेके भारत बातचीत कर रहा है, मुझे लगता है समाधान ढूंढेगा, और वो रूस और भारत ढूंढेंगे। उसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है, किसी भी देश की भूमिका नहीं है। रूस और भारत के बीच में क्या संबंध होते हैं, कैसे तेल का पेमेंट होता है, कितना तेल में, ये हमारा बायलैटरल इशू है, ये वॉशिंगटन डीसी में डिस्कस नहीं होगा, ये दिल्ली और मॉस्को में तनेजा जी एक मिनट सर, बहुत सारे हमारे जो PSU बैंक्स हैं वो अब ट्रांजैक्शन कराने में कतरा रहे हैं, क्योंकि आप जैसे ही उस लेवल से ऊपर जाते हैं तो उनको सैंक्शन का डर रहता है, क्योंकि बहुत सारे बैंक हमारे यूएस में भी काम करते हैं सर। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे और रशिया के बीच में डील होगी, हमारी बात उनसे भी होनी चाहिए ना कि हमको पेमेंट का गेटवे देना चाहिए उनको। नहीं, देखिए जहां तक उन लोगों ने जो सैंक्शंस लगा रखी है, अभी देखा हमने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की करेंसी को यूज करके रूस को पेमेंट किया, और वहां की जो करेंसी है वो पेक्ट तो अमेरिकन डॉलर के खिलाफ है, अब उस पर है वहां की रिस्पेक्ट अगेंस्ट अमेरिकन डॉलर, एंड किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, हमने करा पेमेंट, हमारे सरकारी बैंकों ने किया। अब साथ में ये भी रास्ता ढूंढा जा रहा है कि जो रूस का पैसा यहाँ पे पड़ा हुआ है, जो रूसी तेल की कंपनियों का है, वो भारत के अंदर उसका निवेश कैसे किया जाए। बात हो रही है भाई हमारे यहाँ जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, रूस उसमें निवेश कर सकता है, हम नई रिफाइनरी की जो बात कर रहे हैं, रूस उसमें निवेश कर सकता है। रूस ने इच्छा प्रकट करी है कि वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में प्ले करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बहुत ज्यादा बड़ी ताकत में तो नहीं, उसकी मुझे लगता है इजाजत हमको देनी चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत आते हैं तो उसके बारे में बातचीत हो सकती है। तो कई फ्रंट पे भी बातचीत हो रही है कि जो रूस का पैसा है उनका भारत में कैसे निवेश किया जाए, किस हिसाब से जो जो और चैनल संभव है वो उससे भेजा जाए। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है जो अन्य देश कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, कि जो चाइनीज करेंसी है हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे, वो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल बिग नो है। बाकी जो है कि भाई कैसे हमने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के माध्यम से या टर्की के माध्यम से क्या कोई रास्ता ढूंढा जा सकता है, ये RBI वगैरह मिलकर इसकी बातचीत कर रहे हैं। और मुझे लगता है देखिए आज इसी अमेरिका ने जब हमने रूस से तेल मंगाना शुरू किया था, बिल्कुल ऊपर से जाकर के बिल्डिंग के टॉप पे जाकर उसका विरोध किया था। आज वही अमेरिका भारत से जो रूसी तेल आता है उससे जो हम पेट्रोल डीजल बनाते हैं उसको खरीद रहा है ना, तो उसको भी समझ में आ गया है। तनेजा जी आप वही ले आए ना जहां मैं आपसे कह रहा हूं कि हम क्रूड ऑयल लेके प्रोसेस करके उन्हीं को बेच दे रहे हैं, इनडायरेक्टली वो हमारे से फायदा ले रहे हैं, लेकिन हमको भी तो इनडायरेक्टली फायदा दे देना हमारा। जैसे आपने कहा कि करेंसी का जो है पेमेंट सॉर्ट आउट करेंगे, ईरान का सॉर्ट आउट कर पाए क्या? NOCIL का पैसा चेन्नई पेट्रोलियम फंसा हुआ है, वो बेचारे कुछ नहीं हो सकता उसका। सर एक तरीके जाते हैं इसको, अपन क्रूड में डिस्कशन हो जाएगा पूरा। एक लाइन में मैं आपको बोलूं, देखिए आपका जो मूल प्रश्न था, मूल प्रश्न यह है कि जहां तक मुझे लगता है कि अमेरिका को एक बात स्पष्ट हो गई है कि हम अमेरिका से बहुत अच्छे संबंध चाहते हैं। प्रधानमंत्री का उन्होंने जो स्वागत किया है, पूरी दुनिया को दिखाया है कि वो जो भारत का जो भूमिका है उसको बहुत अहमियत दे रहे हैं, लेकिन साथ में भारत की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट है कि जहां तक रूस के संबंध है उनका वो इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेशनशिप विद अमेरिका है, मतलब वो अपनी जगह है, वो अपनी जगह है। चीन से क्या डील करना है, कैसे डील करना है, चीन से हमारी आपस में क्या वैर है, तनेजा जी ये वाला प्रश्न अभी हम लोग इसको हम लोगों ने एक बार एड्रेस किया है कि हमारी इंडिपेंडेंसी है और इस पर आप सभी लोग एग्री है, मैं भी इसको मानता हूं। स्वर्ण सिंह जी, क्या ये होल हार्टेड दोस्ती, क्या भी जो हमारे डिस्कशन चल रहा है तनेजा जी से कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हमारे बायलैटरल हैं यूएस के साथ जिनको जो बहुत छोटे इश्यूज हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है उसमें कि हमको 40-50 हज़ार करोड़ का एक पेमेंट क्लियर करना है, कहीं कहीं छोटी छोटी चीज़ें, तो ये तो फिर थोड़ा और एक्सपेंड होना चाहिए ना कि खाली हमने 2-3 डील कर ली और हम उसको मान लें कि यही सब कुछ है। स्वर्ण सिंह जी आप जी बिल्कुल, आप देखें जो अभी संयुक्त दस्तावेज जो टिप्पणी जो ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू हुई है, वो उसमें 58 अनुच्छेद हैं और करीब 6,636 शब्दों का वो है। इससे विस्तृत शायद ज्वाइंट स्टेटमेंट आपने कम ही देखा होगा। तो बहुत चीजों पर सहमति हुई है, बहुत चीजों पर ठोस तरीके से और स्पेसिफिक तरीके से क्या होगा कैसे होगा इस पे बातचीत हुई और सहमति हुई है। पर बहुत सी चीजें ऐसी रही होंगी जिन पे अभी सोच साझा हुई है, उनके नतीजे मुझे लगता है आने वाले वर्षों में दशकों में आ सकते हैं। और उसके साथ साथ आप देखें कि किसी भी देश में कितने अच्छे दोस्त भी हों, कुछ ना कुछ उसमें जरूर ऐसी चीजें रहती हैं जो अड़चने होती हैं, जो इरिटेशंस होती हैं। और अमेरिका और भारत की दोस्ती का ये मतलब मान लें कि कोई अड़चने नहीं रहेंगी, वो शायद बहुत ही ज्यादा असंभव सा एक सिनेरियो है, वो होता नहीं है ऐसे। और उसके साथ साथ ये भी आप जानें कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सभी चीजें प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आती, बहुत सी चीजें परोक्ष रूप से भी आपको मिलती हैं, जब आप दूसरे को देते हैं।
मैं अक्सर कहता हूं कि अमेरिका से जब किसी देश की दोस्ती बढ़ती है तो केवल अमेरिका से दोस्ती नहीं बढ़ती है, करीब 2 दर्जन और ऐसे देश हैं जो अमेरिका के दोस्त हैं, अलायंस पार्टनर हैं, जो साथ में उस देश के, इस केस में भारत के दोस्त बनते जा रहे हैं। अब रक्षा पर जो साझेदारी बन रही है उस पर बहुत बात हो रही है। केवल पिछले साल की आप आंकड़े देखें तो रक्षा उपकरणों के भारत के आयात में फ्रांस का हिस्सा करीब करीब 30% पहुंचने वाला है, जबकि अमेरिका का हिस्सा केवल 11% है। तो ये फ्रांस भारत से किस तरह से जुड़ा है, उसमें भी अमेरिका से बदलते हुए रुझान और रुख की एक तरह से योगदान रहता है। तो बहुत से संबंधों में बहुत सी चीजें सुलझ जाती हैं, बहुत सी चीजें उलझी भी रहती हैं, और परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से अलग अलग तरह से तालमेल बनता है देशों में। तो जो अभी कैनवस मुझे लग रहा है, जो अब बहुत बड़ा जो पटस्थल है, जिसमें बहुत से क्षेत्रों में केवल आप विज्ञान और तकनीक में ही देख लें तो करीब 50 ऐसे क्षेत्र बन रहे हैं। यहाँ आपस में केवल आदान प्रदान नहीं, बल्कि खोज में, शोध में, प्रशिक्षण में सब तरह की सहायता बनने वाली है। इस मुलाकात का जो रिजल्ट है हमको इस तरह से भी देखना चाहिए कि हमको लगता है शायद बहुत सारे लोग इस लिहाज से एनालिसिस कर रहे हैं कि कल से हम लोग मिले हैं और अब हम एक नई चीज़ बना रहे हैं। मुझे लगता है इसको कंटिन्यूएशन में देखना चाहिए। हम लोग ऐसा थोड़ी कल ही हमारा रिश्ता अमेरिका से बना है, बहुत दिन से बना है, बहुत सारे इश्यूज लिंगर ऑन हो रहे हैं, उनमें कुछ छोटे छोटे पेच हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाए वो भी इसी लाइट में देखना चाहिए। मुझे एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेना है, कुछ सेकंड्स का, लौट के आगे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड रिश्ते क्या शेप लेंगे, और उसमें अगेन नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अमेरिका इंडिया रिलेशनशिप की बात करें, उस पर हम अलग से 1 घंटे का शो कर चुके हैं। हमने काफ़ी डिस्कस किया कि इस मायने क्या है इस दोस्ती के, इस विजिट के, क्या क्या होने वाला है। और मैंने ब्रेक से पहले जाते हुए कहा था कि मैं ये समझूंगा यहाँ से आगे जाते हुए हमारे रिश्ते कैसा शेप लेंगे, किस तरीके की चीज़ें नई निकल के आएंगी। और मैं ये अगेन कहना चाहता हूँ कि इस दोस्ती को कंटिन्यूएशन में देखें। ऐसा नहीं कि 3 दिन पहले हम मिले हैं और अब हमने सब कुछ एक साथ डील किया, बहुत सारी चीज़ें फंसी हुई हैं। इवन शर्मा जी के, शिवकांत जी के देश में हमारा FTA फंसा हुआ है, हो नहीं पा रहा है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब वो FTA एग्रीमेंट होगा, पता नहीं, अभी उनसे पूछेंगे। लेकिन कृति आपके पास आता हूँ मैंने जब कहा था कि हमारा रिश्ता यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड क्या होगा, तो मैंने कहा था चाइना की प्लेस वैल्यू मुझे इसमें समझनी चाहिए। दोनों सवाल एक साथ जोड़ देते हैं आपके लिए। मोर देन $115 बिलियन का हमारा ट्रेड है और वो बढ़ रहा है लगातार चीन के साथ। ऐसा नहीं कि वो, तो इसलिए उसको इग्नोर करके नहीं चल सकते हम। मुझे इस रिलेशनशिप का गोइंग फॉरवर्ड क्या कैनवस बनेगा और उसमें चाइना का प्लेस वैल्यू क्या होगा, ये समझाइए आप। पहले, उससे भी पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं। आपने जो बात कही, मैं बहुत विगरसली अपना सर हिला रही थी अग्रीमेंट में कि इस कंटिन्यूएशन में देखना है इस रिलेशनशिप को, राइट। आप कोई भी रिलेशनशिप में, लोगों का भी जो रिलेशनशिप होता है, पहले आप कुछ डेट्स पे जाते हैं, फिर रिलेशनशिप करते हैं, फिर शादी होती है। एंड यहाँ पे अभी तो हम लोग कंप्लीटली दूसरे कैंप्स में थे, राइट। और जो लोग, जो हॉक्स देश में है, दोनों देशों में, यहाँ पे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो इंडिया को ट्रस्ट नहीं कर सकते, वैसे इंडिया में भी लोग कहते हैं रशिया हमारा ऑल वेदर एलाई है। लेकिन पिछले 10 साल में जो प्रोग्रेस हुई है उसी का कंटिन्यूम बिल्ड हो रहा है। 10 साल पहले बेयरली एनी ट्रेड, डिफेंस ट्रेड, हमारा जो रिलेशनशिप है वो बहुत हद तक डिफेंस से ही मोमेंटम उसका आगे बढ़ा है। फ्रॉम 200 मिलियन आज हम लोग 20 बिलियन की डिफेंस पाइपलाइन में। हमने 4 फाउंडेशनल अग्रीमेंट साइन कर लिए हैं। अमेरिका ने टाइम एंड अगेन इंडिया को हाफ पे मीट किया है, चाहे वो 123 न्यूक्लियर अग्रीमेंट में हो, चाहे वो मेजर डिफेंस पार्टनर जो कि एक पद्धति सिर्फ इंडिया भारत के लिए है, या फिर STA1 स्टेटस, या फिर अब ISET, ये वो कई चीजें। इसी के मोमेंटम पे अब हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। पहले एक शायद एक स्ट्रेटेजिक एंगल था, आज बहुत कंपेलिंग कमर्शियल और स्ट्रेटेजिक एंगल है। इसमें चाइना बहुत रोल प्ले करता है, दोनों कमर्शियल और स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स में। लेकिन चाइना ही बस हमारा कन्वर्जेंस नहीं है। हम दोनों की रिलेशनशिप ना ही चाइना ना ही रूस पर आधारित है। ये एक कन्वर्जेंस कुछ ऐसे मूल्यों पे है, उस पे आधारित है।
और ये एक और बात कि आगे अब इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा। हमने कई डील्स अभी साइन की हैं, जैसे कि आपने कहा, चाहे वो जीई का एमओयू, जीई इंजन का एमओयू क्यों ना हो जाए 414 इंजन के लिए। जैसे हमें पता है अभी जो हमारे 404 इंजन एलसीए तेजस, एलसीए नेवी में है, ये सबसे हाईएस्ट थ्रस्ट इंजन है, ये भी आए हुए हैं जीई से ही। ये IN-20 जो कि स्पेसिफिकली इंडिया के लिए बनाया गया था। तो उस एग्जाम्पल से हमें पता है कि इसमें एटलीस्ट 10 साल तो लग ही जाएंगे एब्जॉर्ब करने में, हर चीज होने में। लेकिन द वेरी फैक्ट कि यूएस हमारे लिए 414 इंजन दे रहा है, आज एटीपी में माइक्रोन की फैसिलिटी सेटअप हो रही है 2.7 बिलियन की। आज हम लोग इतने सारे सेक्टर्स में साथ में काम कर रहे हैं। यहाँ एक छोटा मेरा प्लग भी, इंडस एक्स जो डिफेंस इनोवेशन ब्रिज के तहत लॉन्च हुआ है, उसमें हम जैसे लोग, स्टार्टअप्स, यंग ऑर्गेनाइजेशंस, हम लोग को बोला जा रहा है कि आगे 2-3 साल आप रास्ता तय करें। हम लोग जैसे जॉइंट इनोवेशन फंड लीड कर रहे हैं, जिसमें यूएस और इंडियन स्टार्टअप्स को पैसे दिए जाएंगे। जॉइंट चैलेंजेस की बात हो रही है साथ में ये देखा जा रहा है कि एक जो एक्सपोर्ट कंट्रोल, 10 साल पहले कुछ एक्सपोर्ट कंट्रोल रिव्यूज हुए थे, जिसी के कारण आज इतना सब कुछ हम लोग ट्रेड कर भी पा रहे हैं। 10-12 साल इंडिया प्रीटी मच सूडान के स्तर पर था एक्सपोर्ट कंट्रोल्स में। आज हम लोग ऐसे हो गए हैं कि कांग्रेस बोल रहा है नेटो प्लस बन जाओ, राइट? तो उसी रिलेशनशिप को अब हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, उसी पे बिल्ड करेंगे। तो अब वो एक कॉन्टेक्स्ट सेट हो चुका है, अब इम्प्लीमेंटेशन की बात होगी अगले 5-6 साल, और मेरे ख्याल में यही वे फॉरवर्ड है। ओके, शिवकांत जी, रिश्ता आगे क्या स्वरूप लेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, और छोटी छोटी चीजें कैसे जुड़ेंगे? अच्छा, एक सवाल और छोटा जोड़ देता हूँ। ये जो जी वाली डील है, GHL वाली, इसमें जो ट्रांसफर उनके, वो क्यों, मतलब उसके लिए क्या था ट्रिगर पॉइंट? क्या मतलब ट्रिगर पॉइंट? नहीं, पहले तो दे नहीं रहे थे हमें वो, अब वो तैयार हो गया एकदम कि अच्छा ये लीजिए साहब, ये भी लीजिए, ये भी लीजिए। क्या ट्रिगर था एक, और दूसरा रिश्ता आगे अब कैसे आगे बढ़ेगा? नहीं, उसका ट्रिगर तो साफ साफ है। देखिए, अमेरिका को ये समझ में आ गया कि अभी तक, देखिए, रूस के साथ जो डिफेंस डील है वो क्यों आगे बढ़ी। रूस के साथ हमने करीब करीब 25-30 साल पहले से ये करना शुरू किया कि ठीक है, आप जो हमें सामान देते हैं, उस सामान के साथ साथ हमें उनके मैन्युफैक्चरिंग की और को प्रोडक्शन की फैसिलिटी, उसकी मरम्मत की फैसिलिटी दीजिए। तो रूस दे रहा था। तो ये एक जो है वो डील के लिए ये एक ब्रेकिंग पॉइंट था। इस तरह से करेंगे तो आपकी डील होगी। तो बार बार जब अमेरिका और भारत की बात होती थी, तो ये बात होती थी, भैया आप तो देते नहीं है, इसलिए हम सीधी सीधी चीजें ले नहीं सकते। तो एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि अब एशिया का खेल देख करके अमेरिका को ये समझ में आया कि अगर इस मार्केट को क्रैक करना है तो भारत को आपको ये चीजें देनी होंगी। और मुझे लगता है भारत में भी अब ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि आपका मुकाबला अगर चीन से है, तो चीन का जो डिफेंस आर्किटेक्चर है वो रूस और अमेरिका का मिक्सचर है। उन्होंने कुछ चीजें जो है अमेरिका से चुरा ली हैं और ज्यादातर जो मॉडलिंग है वो रूस की है। तो अगर उसके मुकाबले आपको अपना डिफेंस आर्किटेक्चर खड़ा करना है तो आपको उससे बेहतर आर्किटेक्चर चाहिए। और इसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से मुझे लगता है कि ये यूरोप से हम खरीदने लगे हैं और अमेरिका से खरीदने को तैयार हैं। हम खरीदना चाहते हैं, उस टेक्नोलॉजी को लेना चाहते हैं। और मुझे लगता है सही भी है। जब तक हम अमेरिका और यूरोप, जो कि सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, उसको अपने डिफेंस में नहीं लाएंगे, तब तक हम चीन का मुकाबला नहीं कर सकते। रूस का जो डिफेंस आर्किटेक्चर है वो कितने काम का है, ये तमाम लड़ाइयों में आप देख चुके हैं। तो ये एक वजह है। इसकी वजह से, लेकिन चीन की जो बात चल रही थी उसमें मेरा मानना ये है कि चीन आपके लिए डंडे का काम करे, आपको कम्पिटिटिव बनाए रखेगा, आपको जो है वो बराबर आपकी क्वालिटी कंट्रोल आपको बनाए रखे। क्योंकि चीन से ऐसा नहीं है कि आपका व्यापार बंद हो जाए, लेकिन चीन से व्यापार चलता रहेगा। लेकिन अगर आपको वेस्ट में चीजें बेचनी है या बाकी जगह चीजें बेचनी है तो तुलना होगी कि आप चीन की चीज को लेगा या भारत की चीज। अब जैसे अफ्रीका है, तो अफ्रीका तो ओपन मार्केट है, या दूसरी मार्केट्स हैं, या यूरोप में आपको जाना है, या दोबारा जो है अमेरिका में चीजें बेचनी है, तो आप चीन बेहतर चीजें देंगे तभी तो होगा ना। तो चीन आपके ऊपर एक तरह से क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड का काम करेगा। और वो चीन के सामने ये चुनौती नहीं थी, भारत के सामने चीन चुनौती है। और मुझे लगता है ये अच्छी बात है।
जी, तनिया जी, छोटे में जवाब दीजिएगा। मुझे लगता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दो देशों के बीच के संबंध सिर्फ इकोनॉमी, पावर और टेक्नोलॉजी या हेजेमनी जो क्रिएट होती है वो इससे होती है। सॉफ्ट पावर ये सबसे बहुत मुझे नहीं लगता कि होती है। इंडिया ने दो काम जो इस डील में हुआ ना, एक जो माइक्रॉन को यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं, और दूसरा जो मोदी जी ने कहा ना टेस्ला तैयार हो गया है, अभी केवल ऐसा जेस्चर है उसको ले आना चाहिए यहाँ पे। नहीं, देखिए, दो फंडामेंटल चीजें हुई हैं। एक तो ये बातचीत से ऐसा लगता है जैसे भारत तो हमेशा अमेरिका से हथियार खरीदना चाहता था, अमेरिका नहीं बेचता था भारत को। हम इसलिए हमारी डिपेंडेंस रशिया पे बढ़ी क्योंकि अमेरिका बेचता ही नहीं था हमको, कोई सोफिस्टिकेटेड डिफेंस टेक्नोलॉजी अमेरिका देता ही नहीं था। आप इतिहास को ईमानदारी से देखेंगे तो अमेरिका की तरफ से वो था। अब अमेरिका तैयार हो रहा है धीरे धीरे, ये अच्छी बात है। और फ्रांस के साथ स्वर्ण सिंह जी ने बात करी, फ्रांस से तो हमने मिराज खरीदे थे, आपको याद होगा, एक जमाना हो गया। फ्रांस के साथ हम हवाई जहाज जो मिलिट्री के हैं, एयरफोर्स के, एक जमाने से ले रहे हैं। मिराज का आपको याद होगा, मिराज 2000 का 30 साल से ज्यादा पुरानी कहानी है। तो और वो इंडिपेंडेंट था, फ्रांस तैयार था लेकिन अमेरिका नहीं होता था। अब अमेरिका तैयार हो रहा है। देखिए, जो दूसरा फंडामेंटल चेंज हुआ है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसका ग्रेविटी सेंटर अभी तक अटलांटिक था, मतलब यूरोप और अमेरिका थे। अब वो बिल्कुल पूरी तरीके से ग्रेविटी सेंटर ग्लोबल इकोनॉमी का वो बन चुका है एशिया। दुनिया की आधे से ज्यादा आबादी आज एशिया में रहती है। तो ये उनकी कंपनीज को भी पता है कि उनको एशिया की जरूरत है। लेकिन एशिया में आता है तो चाइना दिखने लगता है अमेरिका को, और उनको ये समझ में आता है अगर एशिया के अंदर आपने अमेरिकी, यूरोप, पश्चिम का प्रभाव रखना है तो भारत के साथ अच्छी दोस्ती करनी पड़ेगी। और वो अच्छी दोस्ती जो है वो इस तरह की होगी जो विन विन होगी दोनों के लिए। लेकिन भारत के लिए चुनौती ये है कि भारत नहीं चाहता कि दुनिया में ये समझे कि हम अमेरिका के क्लाइंट स्टेट है, हम जापान बन गए, वो हम नहीं है। तो एक आखिरी लाइन, तो इसीलिए भारत के सामने चुनौती है, एक तरफ तो गर्मजोशी अमेरिका से संबंध बढ़ाए, लेकिन साथ में जो अपनी देश की नजर में, दुनिया की नजर में यह है कि भारत एक स्वतंत्र देश है, अपनी ताकत पर खड़ा होना चाहता है, उसको भी मेंटेन करें। और उसके लिए जरूरी है रूस अमेरिका से कैसे रिलेशन हो, वो दिल्ली में तय होगा। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और मुझे लगता है विन विन सिचुएशन दोनों के लिए होनी चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे लिए ज़्यादा विनिंग सिचुएशन हो, क्योंकि इकोनॉमी के साइज वगैरह बड़ा डिफरेंस है। और मैं इसीलिए लगातार इन शोज़ पे कह रहा हूँ इंटरनेशनल वाले में कि हमको जितना मैक्सिमम गेन मिल सकता है वो हम ले लें अपने ग्राउंड पे, क्योंकि उपयोगितावाद पे दुनिया की राजनीति चलती है, वो सॉफ्ट पावर थोड़ा कम काम करता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितना मैक्सिमम आप बेनिफिट ले सके, निचोड़ सके, वो कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तियाँ 1971 में भी हमने कोशिश की थी। बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि ये कृति माफ़ कीजिएगा, समय एकदम समाप्त हो गया मेरे शो का। हम लोग फिर किसी दिन इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये दोस्ती रंग लाएगी और हम एक बेहतरी की तरफ बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।